नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद PR पंकज पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात पॉलिटी की आपको कंटिन्यू क्लासें दी जा रही हैं, उसी कड़ी में अगले लेक्चर में लेकर आए हैं आपको। आज आपका लेक्चर है, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसका जिक्र भाग 16 के तहत किया जाता है। ठीक है, और जैसा कि इसके पहले आपने पढ़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति में संशोधन करके एक नया आयोग गठित किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, प्लस ये भी एक संवैधानिक निकाय के तहत ही आता है। तो जैसा कि यहाँ कर कुछ टाइमिंग्स वगैरह मैंने लिख रखी हैं, कुछ संशोधन वगैरह लिख रखे हैं, जैसे 65वां संविधान संशोधन 1990, 89वां संविधान संशोधन 1990। तो ये क्या है, इन पे हम पहले थोड़ी नज़र डाल देते हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसा कि 1990 के 65वें संविधान संशोधन के तहत अभी तक 1990 तक एक राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था, जिसमें जनजाति और जाति दोनों आ जाते थे। लेकिन हुआ ये कि ये तो सब ठीक है, लेकिन इन दोनों को थोड़ा इनको पृथक किया जाए। तो ये हुआ कि 1990 में 65वां संविधान संशोधन आया, और जिसमें ये किया गया कि अब जो जो अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग था, उसको हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के तर्ज पर अब हम डिवाइड कर दें, अर्थात अलग करते हैं। लेकिन हुआ ये कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एक गठित की गई। ये सब कुछ हुआ। अब इतना सब होने के बावजूद इसके लिए संविधान अनुच्छेद 338 का ही उपयोग किया गया। अनुच्छेद 338 के तहत मैंने आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपको पढ़ाया था। फिर वहीं पर मैंने आपको बताया गया था कि आपका 2003 में एक 89वां 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों के एक दूसरे से पृथक कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं, इस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि आप देखें कि अनुसूचित जनजाति, ये जनजातियों से रिलेटेड आयोग है, वो अनुसूचित जातियों से रिलेटेड है। ठीक है, वो शेड्यूल कास्ट से है, ये शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स आयोग। ठीक है, तो बताया ये गया कि दोनों के रहन सहन में काफ़ी फ़र्क है। वो जहाँ जंगल वनों में रहते हैं, ये वैसे बस्तियों में रहते हैं वो भी, लेकिन दोनों की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है, दोनों के रहन सहन में काफ़ी अंतर है, दोनों के काम धाम करने के, उनके बोलचाल की भाषा में काफ़ी फ़र्क है। इसलिए क्यों ना हम इन दोनों के जातियों के लिए कुछ अलग तरीके से हम एक आयोग का गठन करें। तो इसलिए ये चर्चा उठी 1999 में। 1999 में जब चर्चा उठी तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों के लिए एक मंत्रालय का गठित किया गया स्पेशली। ठीक है, जिसको जनजाति मंत्रालय नाम दिया गया। 1999 में जनजाति मंत्रालय के तहत फिर ये चर्चा धीरे धीरे चलती रही, और धीरे धीरे अंततः 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 अर्थात 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को पृथक कर दिया गया। और फिर 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निकल कर बाहर आया, अर्थात एक नए रूप से निकल कर आया। इसके लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, प्लस अध्यक्ष के साथ ही इसमें उपाध्यक्ष प्लस 3 और सदस्य, टोटल 5 सदस्यों को इसके लिए नियुक्त किया गया। टोटल कितने, 5। इन 5 में से एक अध्यक्ष हो गए, एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, और बाकी 3 अन्य सदस्य होंगे। यही सिस्टम मैंने आपको वहाँ बताया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सेम यही था। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जी करते हैं और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। यही वहाँ पर था, सेम यही था। देखिए वहाँ पर यहाँ में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है।
बहुत ही बारीक अंतर आपको देखने को मिलेंगे। अंतर इसलिए दोनों में अलग मिलेंगे क्योंकि दोनों के रहन सहन, दोनों के कल्चर, दोनों की संस्कृति, दोनों की सभ्यता, दोनों की ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक स्थिति बहुत ही अलग है। इसलिए अलग करना पड़ा इन दोनों आयोगों को। ये बात आके समझ में आई। चलिए एक चीज़ और, आप जनजाति आयोग से संबंधित रखते हैं, आप जाति आयोग के बारे में कितना जानेंगे? बहुत ज़्यादा नहीं जान पाएंगे आप। उनको जागरूक करने से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं, उनको गवर्नमेंट से कोई भी योजना आई उससे उनको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए हुआ कि अगर जाति आयोग से अध्यक्ष बन रहा है इस आयोग का, तो वो जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग को ज़्यादा फोकस हो रहा है, जनजाति पिछड़ी जा रही। अगर जनजाति आयोग से कोई अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो अनुसूचित जाति आयोग पिछड़ी जा रही। इसलिए ये कहा गया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इन पे फोकस किया गया कि क्यों ना हम दोनों ही आयोगों को पृथक कर दें। और दोनों ही आयोगों को पृथक करने की बात की गई। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी संविधान संशोधन के मूल संविधान संशोधन में निहित होते हैं उन्हीं में एक्चुअली उन्हीं को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि ये आर्टिकल 338 के तहत ही रखे गए हैं, उसी में प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसलिए इनको संवैधानिक निकाय के अंतर्गत दोनों को पढ़ेंगे। आगे ये बात समझ में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा नहीं है। ये जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें कोई भी यूट्यूब चैनल जल्दी से बताता नहीं है। ये मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक चीज़ें आप जानोगे नहीं तब तक सही गलत का आप डिसीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल हर पेपर में ज़्यादातर एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितने भी लोग मेरा ये चैनल को देखते हैं, कि यूपी पीसीएस का फॉर्म आ चुका है। जितने भी योग्य कैंडिडेट हों वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इच्छुक हों, ठीक है। तो चलिए आइए फिर एक बार हम देखते हैं आयोग की तरफ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को पृथक कर दिया गया, ठीक। दोनों के जो आयोग है उस टोटल 5 सदस्य बनाया गया, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, प्लस 3 अन्य सदस्य होंगे। टोटल ये आयोग 5 सदस्यों पर डिपेंड होगा। अब आइए आगे, इनके कार्य क्या होंगे? आयोग के कार्य क्या हैं? आयोग के कार्य ये हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए संघ से संबंधित या संविधान से संबंधित जो भी कुछ विधिक जानकारी है, जो भी उससे संबंधित प्रावधान है, वो सभी चीज़ों से लोगों को जागरूक कराना, ठीक है। ये अध्यक्ष काम इस आयोग का काम है। अध्यक्ष इसलिए नहीं, आयोग का काम है। आयोग में 5 लोग हैं, 5 का यही काम है, ठीक है। कमेटी में 10 लोग हैं, 10 काम है कि कमेटी किस चीज़ से, इस चीज़ से लोगों को जागरूक कराए। तो वही चीज़ कमेटी एक छोटी इकाई हो जाती, आयोग एक बड़ी इकाई हो जाती, ठीक है। आए समझ में? आगे दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके अधिकारों, उनके रक्षा उपायों, प्लस इन सब चीज़ों से भी वंचित न रहें, इन सब चीज़ों पे फोकस करेगा ये आयोग, इसलिए इसका गठन किया गया है। साथ ही अनुसूचित जनजाति आयोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी न रहे, इस पे फोकस करे आयोग। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस आयोग को गठन किया गया। यहाँ तक कि मैंने जैसा कि बताया था, जनजाति आयोग ज़्यादातर जंगलों में निवास करते हैं लोग, तो इनके रक्षा उपयोग के लिए काफ़ी कार्य जो भी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट दे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन तक पहुँचे और इनका भी विकास हो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, ये भी आगे आए निकल कर, ठीक है। और देश के विकास में ये भी अपना सहयोग प्रदान करें। इसलिए मतलब परिवार में अगर 10 लोग हैं, 10 अगर सपोर्ट करेंगे तो परिवार आगे निकल जाएगा। लेकिन 10 में से 5 ही काम कर रहे हैं, 5 ही खा रहे हैं, इधर उधर मंडरा रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, तो उससे परिवार पीछे जाएगा। क्योंकि 5 जो कमा रहे हैं, बाकी 5 खा रहे हैं, इससे परिवार पीछे जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि जो भी जितने भी लोग हैं, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जाति धर्म से हैं, अगर वो हमारे यहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ के नागरिक हैं, तो उनका एक कर्तव्य हो कि हमारे देश के लिए वो कुछ करें, ताकि देश का विकास हो, देश का उत्थान हो। और इसके लिए गवर्नमेंट से जो भी कुछ बनेगा, देश से जो भी कुछ बनेगा, वो देश उनके लिए करता है और करता रहेगा। जैसे कोरोना काल में आप देखिए, इमरजेंसी लग गई है, तो आप देखिए तुरंत गवर्नमेंट ने अपना काम किया कि गरीबों को राशन पहुँचाया, पानी पहुँचाया, ठीक है, अभी भी पहुंच रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है। लेकिन हमारे भी कर्तव्य है कि हम पुनः गवर्नमेंट को उसका काबिल बनाए, ताकि कोई भी आगे कोई भी विपत्ति आए, कोई भी अकाल टाइप कोई भी चीज़ पड़े, इमरजेंसी टाइप, तो हमारे साथ गवर्नमेंट पुनः फिर से हमारे साथ खड़ी हो, कदम से कदम मिलाकर। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप एक दूसरे को बराबर सहयोग करते रहेंगे। गवर्नमेंट जनता का सहयोग करे, जनता गवर्नमेंट का सहयोग करें,
एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश आगे बढ़िया विकास की ओर बढ़ता जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इन दोनों आयोगों को पृथक किया गया कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई ना कोई एक पिछड़ रहा है। अगर जाति अनुसूचित जात आगे जा रही तो जनजाति पिछड़ी जा रहे, जनजाति आगे जा रही तो अनुसूचित जात पिछड़ी जा रही। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर दोनों ही आयोगों को पृथक किया गया। दूसरी चीज़, ऐसी रिपोर्टों को, ठीक है, उनके उपायों के बारे में जो उनके रक्षा उपायों से संबंधित हो, आयोग राष्ट्रपति जी को दे। राष्ट्रपति जी उस पर अपना काम करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों पे उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। प्लस इनके संरक्षण, इनके कल्याण और विकास तथा उन्नयन से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन ये आयोग, गवर्नमेंट इस आयोग के माध्यम से करती रहेगी। प्लस इनके अगर कुछ और अन्य कार्य देखे जाएं तो जैसे कि 2005 में राष्ट्रपति जी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति आयोग की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास और उन्नति के लिए निम्नलिखित कुछ निर्धारित किए हैं, जैसे कि वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जाति को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने से संबंधित सुधार किए गवर्नमेंट ने। क्या कहने के तात्पर्य इनका है कि जो भी ये वन क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पर ये जो अनुसूचित जनजाति रहती है, इनके खान पीन को लेकर, इनके खेती वेती को लेकर ध्यान दिया जाए। प्लस झूम जैसी कृषि जो जनजाति करती हैं, झूम कृषि एक ऐसी कृषि होती है जिसमें जंगलों को जलाकर, जंगलों को साफ करके खेती की जाती है, ये जनजातियों के द्वारा की जाती है। और प्लस वो उस एरिया में तब तक वो खेती करते हैं जैसे वो मिट्टी उर्वरकता उसमें मेंटेन रहती है, उर्वरकता बनी रहती है। जैसे उनमें उर्वरकता कम पड़ती है, उस मिट्टी को, उस एरिया को छोड़कर दूसरे आगे बढ़ जाते हैं और प्लस वहाँ पर भी जंगल साफ़ करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कहना है कि जंगल वंगल न साफ़ करें, इनके वनोपज के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और आयोग का ये काम है कि आयोग उस विकास को, उस जो भी योजनाएं गवर्नमेंट शुरू कर रही है उनसे संबंधित वो उनको प्रदान करें, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, इनके कानून से संबंधित जो भी अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं उनको उनसे जागरूक किया जाए ताकि वे अपनी बातें, अपनी शर्त, जो भी कुछ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उन पे वो काम कर सकें ताकि वो किसी भी प्रकार से अपने आप को असहाय न महसूस करें, ठीक। प्लस दूसरी चीज़, ये अपनी भूमि से इनका बिलगाव न पैदा होने पाए, बिलगाव यानी अलगाव, ताकि किसी भी प्रकार से इनको कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। इनके संरक्षण, इनके सुरक्षा, इनके कल्याण, इन सब चीज़ों पर आयोग कुछ विशेष प्रकार से ध्यान दे, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है आप इसीलिए आपका गठन किया गया है, तो आप इन सब चीज़ों में कभी भी पीछे न रहें, ठीक है। दूसरी चीज़, इनके आयोग का प्रतिवेदन से संबंधित ये है कि जैसे कोई भी चीज़ है, आयोग ने वो एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं राष्ट्रपति को, या अधिकतम 1 वर्ष, या जब ज़रूरत समझे तब ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। राष्ट्रपति जी उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन में पेश करते हैं। जो भी सुधार होना होता है संसद करती है, कोई जो सुधार नहीं हो सकता है उसके लिए संसद का ये काम है कि आप उस पर नोटिस लगा कर दें कि आप इस पर सुधार क्यों नहीं कर सकते हैं, इस पर कार्य क्यों नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें ये प्रतिवेदन के तहत की जाती है। प्लस अगर कोई भी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी आयोग ने राष्ट्रपति जी को और वो रिपोर्ट किसी स्टेट से संबंधित है तो राष्ट्रपति जी उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति जी और उस स्टेट के, उस राज्य के राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल जी उस रिपोर्ट को विधानसभा में या विधानमंडल में सौंपेंगे। अगर वहाँ पर दोनों हैं, विधानसभा विधान परिषद है तो दोनों में जाएगी। अगर केवल और केवल विधानसभा है तो विधानसभा का ये कर्तव्य है कि अपने राज्य से संबंधित जो भी सुधार हो सकते हैं वो करें, प्लस जो नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, इसके लिए वो नोटिस लगाकर साथ में दें। ये होती है पूरी प्रक्रिया, ठीक है। तो क्या प्रावधान क्या है, प्रोसेसिंग क्या है? इसकी प्रोसेसिंग ये है कि 1 वर्ष में रिपोर्ट पेश करनी है आयोग को, क्या सुधार हुए हैं, क्या विकास हुआ है, क्या चीज़ बाकी है, किन पे काम करना भी बाकी है। इन सब चीज़ों को रिलेटेड आप रिपोर्ट पेश करें राष्ट्रपति जी को। अगर वो रिपोर्ट देश से संबंधित है तो संसद में जाएगी, लोकसभा राज्यसभा में, दोनों अपने अपने हिसाब से दोनों ही सदन काम करेंगे। प्लस जिन पे सुधार नहीं हो सकता है, जिन पे कोई भी काम नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इस पर नोटिस लगाकर सूचित कर पुनः वापस करें राष्ट्रपति जी को।
ठीक, ये बात हो गई। उसके बाद अगर कोई भी रिपोर्ट किसी स्टेट से संबंधित है जनजातियों की, तो वो रिपोर्ट राष्ट्रपति जी उस स्टेट यानी उस राज्य के राज्यपाल जी को सौंपेंगे। और राज्यपाल जी की ये भूमिका है यहाँ पर कि उस रिपोर्ट को जिस राज्य से संबंधित है, जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं, वहाँ के विधानमंडल को दें। विधानमंडल में अगर दोनों हैं, विधानसभा विधान परिषद, तो दोनों जगह पेश होगी, अन्यथा केवल विधानसभा जिन राज्यों में, तो विधानसभा में पेश होगी। और उस राज्य का ये कर्तव्य है कि वो जो भी कमियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, वो पूरी करें। अन्यथा नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पर नोटिस लगाकर सूचित करें। ये है इनका प्रतिवेदन, समझ गए। प्लस इस प्रकार से ये आयोग गठित किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको एक एक आयोग में, आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के तहत आपको एक एक आयोग पढ़ाता रहूँगा, ताकि आपकी जो इधर आर्टिकल्स में पकड़ तो सभी की रहती है, ज़्यादातर बच्चों की रहती है, लेकिन ये आयोग से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन बन जाता है तो हम वहाँ फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपको एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहें। ऐसे लेक्चर्स यूट्यूब पर बहुत कम हैं और आप सभी पूरे मन धन से पढ़ते रहें। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे और पढ़ते होंगे। नोट्स मेंटेन करते रहिए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं। किताब में बहुत सारी चीज़ें होती, कोई ना कोई दिमाग में पॉइंट फंस के आप उसको सॉल्व करने लगें। इसलिए नोट्स रहेगा तो नोट्स में आप सरसरी सरसर नज़र डालते रहेंगे, सरसरी नज़र से देखते चले जाएंगे, चीज़ें आपके फिर से रिमेमोराइज होती चली जाएंगी, जिसके तहत आपकी याददाश्त फिर से मेंटेन हो जाएगी और चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। इसलिए नोट्स इज मस्ट फॉर एनी कंपटीशन, ठीक है। तो जैसा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत आती रहोगी मुझे पता है, क्योंकि ये सीज़न जो थोड़ा है हमारे उत्तर भारत की तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर थोड़ा आलस से पूर्ण इस समय को बहते हैं। लेकिन आलस से हटाइए, नींद भगाइए, पानी लेकर बैठिए, ठीक है। कुछ चने वने लेकर साथ में बैठिए या कुछ ऐसे आइटम्स लेकर बैठिए जिससे आपका मुंह थोड़ी देर चलते रहें, ठीक है, ताकि आपकी नींद भागती रहे। ये जो दिमाग है ना, जो मन है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सी या डी कैटेगरी की जो आप देख रहे हैं या ए और बी कैटेगरी देख रहे हैं, तो अगर ए और बी कैटेगरी में हैं यानी यूपीएससी या यूपीपीसीएस, तो आपसे रिक्वेस्ट है अधिकतम 10 से 12 घंटे का समय दें और मिनिमम कम से कम 7 से 8 घंटे का समय दें। इससे कम में काम नहीं होगा। अगर सी और डी कैटेगरी का आप जो देख रहे हैं तो कम से कम अधिकतम 7 से 8 घंटे का समय दें। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आप 5 से 6 घंटे का समय देकर अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। पढ़ना खुद ही पड़ेगा। दुनिया के किसी भी संस्थान में आप चले जाएं, बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप पढ़िए, कहीं पर भी रहें, घर में रह के बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप घर में ही रहकर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक सलाह रहा, इस सलाह थी, मेरा एक मशवरा था आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। और आज से का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।